गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे राजक्षमा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि मैं बोलूँ प्राणवायु स्रोतस की सबसे इम्पोर्टेंट डिजीज है। आपको 10 स्टार 5 स्टार जितने भी स्टार इस पे लगाने लगा लीजिए, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। आगे अब आज पढ़ ली ना आपने, और ये आगे हमेशा काम आने वाली है। जैसे आपके जो निदान स्थान पढ़ोगे वहां पर जो चैप्टर है चरक निदान 6, वहां पर शोष निदान करके जो डिजीज आई है वो भी यही है। फिर आप थर्ड ईयर में पढ़ोगे चरक चिकित्सा के अंदर, फाइनल ईयर में पढ़ोगे काय चिकित्सा के अंदर। यानी कि अगर आज आपको समझ आ गया तो फाइनल तक ये हमेशा काम आने वाला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। स्टार्ट करते हैं। राजयक्ष्मा, थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री है कि ये डिजीज की स्टार्टिंग कैसे हुई। तो संहिताओं में इसकी हिस्ट्री बताई गई है कि सबसे पहले ये जो चंद्रमा को हुआ था ये रोग, इसको राजयक्ष्मा क्यों बोला जाता है? राज मतलब राजा, राजा को होने वाला जो रोग है उसको राजयक्ष्मा कहा जाता है। और कौन से राजा को हुआ था सबसे पहले? ये राजा चंद्रमा को हुआ था, जो कि नक्षत्रों के राजा है। नक्षत्रों के राजा चंद्रमा को हुआ था, इसलिए इस डिजीज को राजयक्ष्मा कहा जाता है। अब इसकी हिस्ट्री है जो कि अपने कुछ काम की नहीं है अभी, बस आप इतना सा याद रखिए कि इसको राजयक्ष्मा क्यों कहा जाता है। बाकी थोड़ा और डिटेल है इसकी। फिर है इसकी निरुक्ति। अब राजयक्ष्मा के जब हम पर्याय देखते हैं, मैंने जब आपको व्याधि के पर्याय बताए थे तब भी ये बात बोली थी कि जो ज्वर है, ज्वर व्याधि का पर्याय भी होता है, ज्वर ज्वर का पर्याय भी होता है, ज्वर राजयक्ष्मा का भी पर्याय होता है। तो यहाँ इसके पर्याय लिखे हुए नहीं है, लेकिन ज्वर है, क्रोध है, यक्ष्मा है, ये इसके सभी इसके पर्याय होते हैं। थोड़ा सा आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर इसकी निरुक्ति देखते हैं। निरुक्ति में क्या बोला है? अब इस डिजीज को कई आचार्य क्षय रोग भी कहते हैं। क्षय रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम आगे आगे इस डिजीज को पढ़ेंगे, उसकी लक्षण है, संप्राप्ति है, तब आपको समझ में आएगा इसके अंदर होता क्या है। क्षीणता उत्पन्न होती है। क्षीणता उत्पन्न, जैसे मैंने कल आपको उरस शब्द के अंदर भी बताया था, धातु क्षय होगा। धातुओं का इसके अंदर अत्यधिक मात्रा में क्षय होता है, जिसकी वजह से क्षय रोग कहते हैं। और धातुओं का क्षय होने से क्या होगा? शरीर के अंदर क्षीणता उत्पन्न होगी, और उसे ही क्षय रोग कहा है। तो इसे आप याद रखिएगा। फिर है इसके निदान। निदान है इसके मेनली जो आपको याद रखने हैं, वो है विपकृष्ट निदान। और विपकृष्ट सन्निकृष्ट करके आपको याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आगे मैं बताने वाली हूँ वो निदान आपको अच्छे से याद रखने हैं। जैसे मुख्यतः इसके 4 निदान है। 4 निदान कौन से? वेग धारण, क्षय, साहसजन्य और विषमाशन। ये इसके 4 निदान है। अब याद क्यों रखने हैं? क्योंकि जैसे आगे हम भेद पढ़ेंगे, राजक्षमा कितने प्रकार का होता है, तो वहां पर यही लाइन रिपीट होने वाली है कि निदान के आधार पर, सुन लीजिएगा ध्यान से, निदान के आधार पर राजक्षमा 4 प्रकार का होता है। तो भेद भी इसी के अकॉर्डिंग आए गए। वेग धारण जन्य राजक्षमा, क्षय जन्य राजक्षमा, साहस जन्य राजक्षमा और विषमासन जन्य राजक्षमा। यानी कि यही निदान, इन्हीं निदानों के कारण से आगे जो भेद पढ़ेंगे वो इन्हीं निदानों की वजह से पढ़ेंगे। जैसे जो धारणीय वेग वेग बताए गए हैं 13 प्रकार के, उनका धारण करने से, अगर उनका धारण करते हो तो क्या होगा? वायु का प्रकोप होगा, और वो प्रकोपित वायु क्या करेगी? धातुओं का क्षय शुरू कर देगी। तो इसकी संप्राप्ति सबकी अलग अलग पढ़ेंगे। केवल यही डिजीज है जिसमें सबकी अलग अलग संप्राप्ति पढ़ेंगे हम। वेग धारण की, क्षय की, साहस की, विषमाशन की। क्षय, धातु क्षयजन्य, यानी कि अच्छे से खाना पीना नहीं खा रहा है, धातु क्षय हो गया, वो वहां देखेंगे। साहस की बात करते हैं। जितने भी अब तक, जैसे कास के अंदर पढ़ा, श्वास के अंदर पढ़ा, और छत के अंदर पढ़ा, जो भी साहसिक कार्य होते हैं, साहसिक कार्यों के अंदर क्या क्या आता है? साहसिक कार्य यानी कि अपनी शक्ति से अत्यधिक मात्रा में कार्य करना, अपने बल से अधिक मात्रा में कार्य करना, चाहे वो अति भार वहन हो, अति मार्ग गमन हो, अति अध्वगमन हो, अति व्यवाय हो, या अति अध्ययन हो। कुछ भी कार्य जो अपनी शक्ति से अधिक कर रहा है, वो सभी क्या होते हैं? साहस जन्य कार्य होते हैं। चाहे वो किसी पशु के साथ रेस लगाना हो, चाहे किसी अपने से अत्यधिक बलवान के साथ युद्ध करना हो गया, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना, ऐसे ऐसे निदान आपको निदान स्थान के अंदर मिल जाएंगे।
एक बात ध्यान रखिएगा, आज ये चैप्टर हो जाए तो आपको निदान स्थान का जो शोष निदान है आज ही पढ़ना है। ये जो निदान है यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है कि साहसजन्य के अंदर क्या है, हालाँकि लिखना केवल एक ही के अंदर है, बाकी और कुछ नहीं। विषमासन के अंदर क्या निदान होते हैं, क्षय के अंदर, वो तो आपको पता ही है। लेकिन जो साहस वाले जो निदान है वो तो आपको रीड करने हैं वहाँ से। याद रखिएगा, भूलना नहीं है, ज़रूर रीड करना। अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपन कल वापस डिस्कस करेंगे, लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है? तो साहस के लिए बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जो भी कार्य जिसमें शरीर की शक्ति से अधिक बल उस व्यक्ति को लगाना पड़ रहा है, यानी कि उसके अंदर इतना बल नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस कार्य को कर सके, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। चाहे किसी से युद्ध करना हो, किसी ऊँचे स्थान से कूदना हो गया, अत्यधिक मात्रा में बोलना हो गया, जैसे कई लोग कंटिन्यू भाषण देते रहते हैं, बोलते रहते हैं, तो वो भी क्या है, एक टाइम जैसे किसी की लिमिट हो सकती है, कोई 1 घंटे बोल सकता है, 2 घंटे बोल सकता है, लेकिन कई लोग जो लगातार बोलते रहते हैं या लगातार चलते रहते हैं, तो वो सारे जो कार्य हैं, वो साहसिक कार्यों के अंदर आते हैं। और विषमासन, जो भी आहार विहार विषमासन यानी कि काल के अतिरिक्त भोजन करना, जिस काल पर भोजन करना चाहिए था, उस समय भोजन नहीं कर रहा, जितनी मात्रा में भोजन करना चाहिए था, उतनी मात्रा में नहीं कर रहा, या तो मात्रा से अधिक या मात्रा से कम, वो सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं? विषमासन के अंदर। या फिर क्या है, अगर किसी व्यक्ति को प्रतिशय, तो निदानार्थकर व्याधियों के अंदर आप याद कीजिए, बताया था मैंने कि अगर प्रतिशय हो गया है, तो प्रतिशय से आगे कास और कास से आगे राजयक्ष्मा हो सकता है। ये क्या है? निदानार्थकर व्याधियाँ हैं। या किसी को वात श्लेष्मिक ज्वर है, यानी कि वात कफज अगर किसी को ज्वर हो रखा है, तो उसको भी क्या है? राजक्षमा हो सकता है। लेकिन आपको तो केवल यही मेन याद रखने हैं, बाकी कास और प्रतिशय भी आपको याद रखने हैं, वो निदानार्थ कर से याद रह जाएँगे। तो इसके निदान मैं कल पूछूँगी, आप लोगों ने पढ़े हैं कि नहीं निदान से? मैं कुछ एग्ज़ाम्पल देके आपसे पूछूँगी, तो सभी को आंसर देना है, ठीक है? तो वहाँ से रीड कर लीजिएगा, केवल निदान रीड करना है, बाकी हम सारे इसके अंदर पढ़ेंगे। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि साहसजन्य के अंदर क्या आएगा, वेग धारण के अंदर क्या आएगा। फिर है इसके पूर्व रूप, इम्पोर्टेंट है। पूर्व रूप का इसका कोटेशन बहुत बड़ा है, तो जो टर्म्स संस्कृत की इम्पोर्टेंट है, वो टुकड़ों में लिख दी गई हैं, आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही बता के आना है। 5 नंबर के एक बार एग्ज़ाम में केवल 5 नंबर में इसके पूर्व रूप पूछे गए थे और कुछ भी नहीं पूछा गया। आई थिंक शायद 16 या 15 बैच के एग्ज़ाम में पूछे गए थे राजक्षमा के पूर्व रूप, केवल 5 नंबर के अंदर, ठीक है? तो पूर्व रूप इसके बहुत सारे हैं, तो आप इनको देखिएगा क्या है। देखो, सबसे पहले पूर्व रूपम प्रतिशायो दौर्बल्यम दोष दर्शनम, ठीक है? सबसे पहला पूर्व रूप क्या है? एक तो इसको प्रतिशय होगा। सबसे पहले अगर राजक्षमा होने वाला है, तो उससे पहले प्रतिशय, कास, ये सब होने लग जाएँगे। प्रतिशय होगा, शरीर के अंदर दुर्बलता आएगी, दौर्बल्य होगा, दुर्बलता होगी। दोष दर्शन, दोष दर्शन का मतलब क्या है? दोष दर्शन, इसके आगे एक और वर्ड ऐड कीजिएगा, दोष दर्शनम अदोषेष्वपि, अदोषेष्वपि, यानी कि जिन वस्तुओं में दोष नहीं है, जो वस्तुएं दोष रहित हैं, यानी कि मान लो इस व्यक्ति के, जिसको राजक्षमा होने वाला है, एक चीज और याद रखनी है, ऐसी शारीरिक बीमारी जो है, तो शारीरिक लक्षण तो शारीरिक आते हैं, लेकिन जिसके अंदर, वापस रिपीट कर रही हूँ, जिसके अंदर सबसे अधिक मानसिक पूर्व रूप आते हैं। पूर्व रूप ज्यादातर हम इसके अंदर देखेंगे ना, मानसिक आएंगे, यानी कि इसके साथ एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं, केवल ये सोचता है। इसके अंदर राजक्षमा के अंदर सर्वाधिक मानसिक पूर्व रूप दिखने वाली व्याधि एक अकेली राजक्षमा है, याद रखना है। अब दोष दर्शनम अदोषेष्वपि का मतलब क्या है? कि मान लो इस व्यक्ति के सामने कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, ठीक है? वो एकदम ठीक है, यानी कि उसकी नाक, आँख, कान, हाथ, पैर सब ठीक है। फिर भी इसको क्या लगेगा, इस सामने वाले व्यक्ति की नाक टेढ़ी हो गई है, इसके एक आँख नहीं है, इसका एक कान ऊपर उठा हुआ है, या इसके बाल सफ़ेद हो गए, उसको ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, वो व्यक्ति एकदम ठीक-ठाक है। जो इसके सामने बैठा है वो एकदम ठीक-ठाक है, लेकिन फिर भी इसको मानसिक पूर्व रूप दिखाई देते हैं। क्योंकि राजसिक गुण बढ़ जाता है इसके अंदर, इसलिए इसको पूर्व रूप कैसे आते हैं? मानसिक आते हैं। तो दोष दर्शनम, हर वस्तु में इसको दोष दिखाई देता है, हर वस्तु में,
कहीं गंदगी नहीं है वहाँ भी गंदगी दिखाई देगी। हर वस्तु में इसको क्या है, दोष दिखाई देगा। तो ये वही लिखे हुए हैं, प्रतिशय हो गया, दुर्बलता हो गया। फिर है नेक्स्ट कायम विभत्स दर्शनम। खुद के शरीर में इसको विभत्सता दिखाई देने लगती है, यानी कि भले ये व्यक्ति एकदम हाइजीनिक होगा, साफ सुथरा होगा, फिर भी इसको बार बार ये लगेगा मेरा हाथ गंदा हो गया, मेरे पैर गंदा हो गया, या मेरे ऊपर मक्खियां ज्यादा बैठ रही हैं। तो खुद के शरीर से इसको धीरे धीरे घृणा होने लग जाती है। शरीर में विभत्सता का दर्शन, इसको विभत्सता यानी कि खुद का शरीर ही इसको गंदा दिखाई देने लगता है, डरावना दिखाई देने लगता है। फिर है मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि च प्रायो अन्नपाने, यानी कि जब भी ये खाना खाएगा तो इसको क्या लगेगा, यानी कि जैसे मान लो ये कोई भी दाल खा रहा है या सब्जी खा रहा है, तो उसमें जो जीरा है वो वो तो एक्चुअल में है तो जीरा, लेकिन इसको क्या लगेगा, उस जीरे की जगह मक्खी दिखाई देगी। इसमें मक्खी गिर गई, बाल गिर गया, कोई कचरा गिर गया, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन इसको दिखाई देगा, उस जीरे को ये मक्खी समझेगा। तो मक्षिका गुण केशानाम तृणानाम पतनानि च, अन्न तथा पेय पदार्थों में मक्षिका मक्खी, घुन, केश, तृण आदि का दिखाई देना, बाल गिर गया या कोई कचरा गिर गया, ऐसा इसको फील होता है कि मैं खाना खा, जैसे ये खाना खाने बैठेगा इसको खाने में अपने में क्या है, गंदगी दिखाई, क्योंकि हर जगह इसको दोष दिखाई दे रहे हैं, कुछ भी वस्तु इसको सही नहीं दिख रही है, हर वस्तु में इसको दोष दिखाई देते हैं। फिर है केशानाम नखानाम च अभिवर्तनम। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बता दीजिए, ऐसा ही सेम पूर्व रूप कौन सी डिजीज के अंदर आया था? अच्छे से एक्सप्लेन किया था मैंने, आंसर दीजिए। सिमरन, आप लोग सुन रहे हो या मैं अकेली अपने आप को पढ़ा रही हूँ? बहुत इजी है, सोच सकते हो आराम से। ये भी हिंट दे दिया कि पूर्व रूप के अंदर आया था। पढ़ना स्टार्ट कर दो, एग्जाम आने वाले हैं आप लोगों के। क्या था वो? हम्म। आयुर्वेद में बताओ। प्रमेह, सही आंसर दिया, वेरी गुड। हाँ, वहां भी मैंने आपको बताया था, वहां भी यही सेम पूर्व रूप आता है, केवल संस्कृत में डिफरेंस है। यहाँ पे बोल रहा है केशानाम नखानाम अभिवर्धनम, वहां बोलता है केश नख अभिवृद्धि, केवल इतना बोलता है। यानी कि वहां भी केश और नख की अभिवृद्धि हो रही थी और यहाँ भी हो रही है। अब यहाँ होने का क्या है, इसके अंदर धातुएं तो प्रॉपर बनती नहीं है, धातुओं के मल ही अत्यधिक बनते हैं, इसलिए क्या होता है इसके अंदर केश और नख की वृद्धि होती है। वहां भी यही था, वहां भी आगे धातुएं नहीं बन रही थी, अस्थि धातु नहीं बन रही थी, उसका मल भाग ही अधिक बन रहा था, इसलिए क्या होता है केश और नख की अभिवृद्धि होती है। और क्या होगा, अब देखिए आगे जो सब दिखाई देगा ना इसको, सारा मानसिक है, सोचेगा बस। स्वप्न में काक शूक, मतलब अपने सपने जब भी सो जाएगा तो सपने में इसको ये लगेगा कि मैं किसी जानवर के ऊपर सवारी करके उड़ रहा हूँ या चल रहा हूँ। कोए के ऊपर सवारी करके, शूक, शेर, मयूर, मोर के ऊपर सवारी करके इसको ऐसा लगेगा कि मैं आसमान में उड़ रहा हूँ। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, सपने में सोच ही रहा है। गिद्ध व गिरगिट की सवारी करेगा। तारा समूह सूर्य व चंद्रमा को गिरते हुए देखना, अगर बैठा है आसमान को देख रहा है तो इसको ये लगेगा सारा सारे तारे हैं वो नीचे गिर गए, सूर्य नीचे गिर गया, चंद्रमा नीचे गिर गया, ऐसा इसको दिखाई देता है। मद्य तथा मांस सेवन की तीव्र इच्छा होती है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके अंदर बल की इतनी कमी होने लगती है, इसका बल इतना क्षय होने लगता है कि इसको जो हैवी चीजें होती है उनको खाने की इच्छा इसको अत्यधिक होती है। तो मद्य तथा मांस सेवन की इसकी तीव्र इच्छा होती है। तो इसके ये जो पूर्व रूप हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये तो आपको याद करने ही है, लेकिन आप जब चरक पढ़ोगे तो निदान के अंदर भी ये सेम ही आएगा। तो वहां से आप चरक में पढ़ोगे तो साथ साथ वहां भी ऐड करते चलना, और भी इसके अंदर लिख सकते हो। अकेला क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर के अंदर, इसलिए इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। फिर उसके बाद है
भेद। भेद क्या है राजक क्षमा के? अभी बोला मैंने, निदान के आधार पर 4 प्रकार का राजक क्षमा। साहसजन्य, जिसको और क्या बोला जाता है? अयथा बल आरंभ। धातु क्षयजन्य, वेग संधारणजन्य और विषमाशनजन्य। ये 4 प्रकार का राजक क्षमा होता है, लेकिन आपको मेंशन करना पड़ेगा किसके आधार पर, क्योंकि हम 3 तरह से इसके भेद पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे निदान के आधार पर राजक क्षमा, एक पढ़ेंगे लक्षण के आधार पर, और एक तो होता ही अलग से, वो होता है एकविध राजक क्षमा। तो आपको ये दोनों क्लियर होने चाहिए कि लक्षणों के आधार पर राजक क्षमा कौन सा है और निदान के आधार पर राजक क्षमा कौन सा है। जैसे इन केस आपके 10 नंबर में ये डिजीज आ गई, आपसे भेद का वर्णन भी पूछा गया, तो आपको दोनों ही मेंशन करके आने हैं कि निदान के आधार पर राजक क्षमा 4 प्रकार का होगा, जो ये होगा, और लक्षणों के आधार पर राजक क्षमा इस प्रकार का होगा। तो ये आपको बता के आना है। लक्षण के आधार पर राजक क्षमा त्रिरूप, षडरूप और एकादश रूप। अब ये जो मैंने तीनों पढ़े हैं, इनका आगे मैं आपको बताऊंगी, कोटेशन याद करने हैं। 2-2 नंबर के अंदर एग्जाम में आता है। पैथोलॉजी सेकंड के अंदर 10 से 15 नंबर का वेटेज है इस डिजीज का। 10 नंबर के अंदर तो क्वेश्चन आता ही है, 2 नंबर के अंदर भी 1-2 क्वेश्चन साथ-साथ देखने को मिल ही जाते हैं। इनकी एक क्वेश्चन बड़ा पूछ लिया, 2-2 क्वेश्चन छोटे-छोटे पूछ लेते हैं, जिसके अंदर बार-बार रिपीट होते हैं त्रिरूप और षडरूप राजक क्षमा। ठीक है? ये तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर है एकविध राजक क्षमा। एकविध राजक क्षमा में क्या बोल दिया जाता है कि राजक क्षमा एक ही प्रकार का होता है, जो कि रोग समूह होता है। अब राजक क्षमा के आपको आगे मैं जब लक्षण बताऊंगी तब देखना, जितने भी लक्षण होंगे वो अपने आप में एक डिजीज होगा। प्रतिशय है, कास है, अरुचि है, जो भी हम लक्षण देखेंगे, ज्वर हो रहा है इसके अंदर, शिरशूल हो रहा है, पार्श्वशूल हो रहा है, अपने आप में वो एक डिजीज होता है। तो इसलिए बोला गया है कि ये रोगों का समूह है। राजक क्षमा में कई सारी डिजीज एक साथ कंबाइंड हो जाती हैं, इसलिए इसको रोग समूह बोला जाता है। और एक इम्पोर्टेंट बात, राजक क्षमा एक ही प्रकार का है जो कि त्रिदोषज होता है। 3 इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि त्रिदोषज होती है, जो तो आपको हमेशा त्रिदोषज बतानी ही है। एक है नंबर 1 प्रमेय, उसमें बोल सकते हो कफ प्रधान त्रिदोषज व्याधि। कुष्ठ, कुष्ठ के अंदर बोल सकते हो पित्त प्रधान त्रिदोषज व्याधि। और राजक क्षमा को भी बोल सकते हो त्रिदोषज व्याधि, चाहे वो कफ प्रधान बोलो या वात कफ प्रधान, लेकिन है ये कैसी, सारी की सारी त्रिदोषज। तो ये आपको याद रखने हैं कि ऐसी 3 डिजीज जो हमेशा ही हर कंडीशन में त्रिदोषज रहेंगी, वो क्या होंगे? 3 डिजीज हैं, प्रमेय, कुष्ठ और राजक क्षमा। ठीक है, इनको रोग समूह बोला जाता है। ये भी टर्म आपको क्लियर हो जाएगी जब हम एक एक करके इसके लक्षण देखेंगे। अब हम इसकी संप्राप्ति शुरू करते हैं। संप्राप्ति इंपॉर्टेंट है, सबकी संप्राप्ति अलग अलग पढ़नी है। देखिए क्या है, पहले सबकी पढ़ते हैं सामान्य संप्राप्ति। निदान का सेवन किया। निदान सेवन में विपक्रष्ट निदान, सन्निकृष्ट निदान और संक्रमण। औपसर्गिक व्याधि है, एक व्यक्ति से दूसरी, कम्युनिकेबल डिजीज है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके थ्रू। तो उपसर्ग यानी कि जो माइकोबैक्टीरियम है, अगर वो एंटर कर गया तो राजक क्षमा होना ही है। उसके बाद विपक्रष्ट निदान, वही वेग धारण कर रहा है कोई व्यक्ति, किसी के अंदर क्षय हो रहा है, या कोई व्यक्ति साहस जन्य काम कर रहा है, या विषमासन, इनकी वजह से जो शरीर के अंदर एक टाइम बाद क्षय की उत्पत्ति होती है। किसका क्षय? धातुओं का क्षय, जिसे हम क्या बोल देते हैं? राज यक्षमा। तो ये इसकी सामान्य संप्राप्ति है, लेकिन हम मेन फोकस रखेंगे इनकी अलग अलग हम संप्राप्ति देखते हैं। सबसे पहली संप्राप्ति है वेग अवरोध जन्य यक्षमा की संप्राप्ति। क्या है? जब कोई व्यक्ति अब वेग अवरोध कर रहा है, वेग अवरोध में मेनली किसका? मल मूत्र अपान वायु, इन 3 का वेग धारण कर रहा है। और तो वेग आएंगे ही, लेकिन मेनली कौन से 3 वेग बताएं? 3 आधारणीय वेग, वात मूत्र और पुरुष। अगर इनके वेग को धारण कर रहा है, अब कब करेगा इनका वेग का धारण? कोई क्लास के अंदर बैठा है, कोई बस के अंदर सफर कर रहा है, यानी कि वो जा नहीं सकता, वो वेग त्याग करने नहीं जा सकता, तो उसको मजबूरन करना भी पड़ेगा। तो जब कोई व्यक्ति लज्जावश या घृणावश, घृणावश कि वॉशरूम अच्छे नहीं है, नहीं जाना, या लज्जावश टीचर को बोल के कैसे जाए कि वॉशरूम जाना है, अथवा भयवश अधारणीय वेगों को, मुख्यतः वात मूत्र व पुरुष के वेग को धारण करता है। अब वेग धारण करेगा तो ये तो आपको पता ही होगा कि वेग धारण से कौन सा दोष प्रकोप होगा? वात दोष। तो वायु प्रकुपित होती है। अब वो वायु कुपित होकर के क्या काम करेगी? वायु कुपित हो गई,
ठीक है। कुपित होकर के क्या करेगी? विमार्ग गमन। विमार्ग गमन करके भी और क्या काम है इसका? मेन ये आती है उर प्रदेश में। इसके अंदर जो बातें लिखी हुई हैं उससे ज्यादा फोकस रखिएगा आप, जो मैं बता रही हूँ उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि सारी चीजें नोट्स में लिखना पॉसिबल नहीं है, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो वो वायु प्रकोपित होकर के कहाँ आई? वक्ष प्रदेश में आएगी, ठीक है, उरा प्रदेश के अंदर आएगी। अब क्या करेगी? ये नीचे से ऊपर की ओर वायु आ रही है, तो इसको रास्ते में जो जो मिलेगा उनको अपने साथ लेके आती चलेगी, यानी कि पित्त को और कफ को उभारती हुई यानी कि उनके स्थान से उन्हें निकाल के अपने साथ ले आएगी। कहाँ पर? जहां जहां ये जाएगी वहां कफ और पित्त को भी साथ लेके जाएगी, यानी कि जब वात प्रकोपित होकर पित्त व कफ को उभारती हुई शरीर में सभी तरफ गमन करेगी, ऊर्ध्व प्रदेश में भी, अधः प्रदेश में भी और तिर्यक प्रदेश में भी। यानी कि अगर शॉर्ट में मैं इसको समझाऊं आप लोगों को, तो आपको लिखना है कि सभी स्रोतसों में गमन करती है। अब जिस जिस स्रोतस का जो स्थान है, वो तो स्रोतस तो सभी जगह है, कुछ अधः है, कुछ ऊर्ध्व है, कुछ तिर्यक है, तो सभी प्रकार के स्रोतसों में ये क्या करती है? गमन करती है और क्या करेगी? यक्षमा को उत्पन्न करेगी। तो वेग धारण में निदान क्या रहा? वही जो इसका नाम है, वही इसका निदान है कि वेग धारण किया मेनली किसका? वात मूत्र और पुरुष का, जिससे वायु प्रकोपित हुई। वायु, एक बार आपको वायु को प्रकोपित कराना है, चाहे वो कोई प्रकार का निदान हो, सब में वायु प्रकोपित होगी। फिर ये जो संप्राप्ति है सबके अंदर सेम चलेगी, केवल क्षय वाले के अंदर थोड़ा सा लगाएगा, बाकी साहस जन्य पढ़ेंगे सबके अंदर ये वायु प्रकोपित होकर क्या करेगी? पित्त और कफ को निकाल के उनके स्थान से कहीं जहां जाएगी वहीं पर लेके जाएगी। फिर उसके बाद है इसका संप्राप्ति चक्र। संप्राप्ति चक्र में क्या हुआ? वेग धारण किया, वेग धारण से क्या होगा? वात का प्रकोप होगा, वायु प्रकोपित होकर के क्या करेगी? अग्नि को विषम करेगी। वायु प्रकोपित हो जाएगी, वायु क्या करेगी? अग्नि को, क्योंकि वात प्रकोप से अग्नि या वायु के कारण जो अपनी अग्नि रहती है, जैसे कफ की वजह से मंद है, पित्त की वजह से तीक्ष्ण है, वैसे ही वायु की वजह से क्या होगा? विषम अग्नि हो जाएगी। और वायु प्रकोपित होकर के क्या करेगी? दोनों दोषों को, यानी कि वात सहित तीनों दोषों का क्या रहेगा इसके अंदर? प्रकोप रहेगा। प्रकोप है, त्रिदोष प्रकोप है, दोष अपने स्थान में है नहीं, अपने स्थान में नहीं है यानी कि सभी जगह फैल रखे हैं, और स्रोतस भी सभी जगह फैल रखे हैं। तो दोष अगर स्रोतस में फैल गए तो क्या करेंगे? स्रोतस का अवरोध करेंगे। अब स्रोतस अवरोध हो गया, पहली बात तो यहाँ अग्नि मांदी होगी, तो वही अपक्व रस धातु बनेगी। आगे जो बना है कफ, वो धीरे धीरे क्या करेगा? सभी स्रोतस का अवरोध करेगा। एक तो ऐसे समझ सकते हो। दूसरा क्या है? तीनों दोष फैले हुए हैं तो सभी चैनल्स को क्या कर देंगे? ये ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देने के बाद रस के बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का इसके अंदर क्या मिलेगा? क्षय मिलेगा। धातुओं का निर्माण इसके अंदर प्रॉपर होगा नहीं, यानी कि अब अल्टीमेटली जितना भी हम राजक्षमा पढ़ने वाले हैं, जितनी भी संप्राप्ति पढ़ने वाले हैं, उनके अंदर ये पॉइंट सबके अंदर सेम रहेगा। स्रोतस अवरोध, स्रोतस अवरोध से धातुओं का क्षय, उससे शोष की स्थिति, यानी कि शरीर के अंदर शुष्कता आएगी, शोष होगा, धीरे धीरे क्षय होगा, जिसको क्या बोल दिया? राज यक्षमा। तो आपको ये मेनली संप्राप्ति सेम ही रहेगी, बस निदान चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा कि स्रोतस का अवरोध होगा, धातु का क्षय होगा, फिर शोष हो जाएगा, फिर राजक्षमा हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट संप्राप्ति है क्षयजन्य राजक्षमा की। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये समझ में आ गई तो आपको सारी संप्राप्ति समझ में आ जाएंगी। अब देखो, कल भी मैंने आपको बताया था कि क्षय, शरीर के अंदर जो क्षय होता है वो दो तरीके से होता है, अनुलोम क्षय और प्रतिलोम क्षय। अब पहले तो आपको अनुलोम और प्रतिलोम का मतलब पता होना चाहिए। अनुलोम मतलब एकदम जो जैसा सीक्वेंस है एज इट इज चल रहा है, यानी कि सीधा सीधा, और प्रतिलोम को बोलूं मैं उल्टा, सीक्वेंस से उल्टा चल रहा है। अब ये आपको कैसे समझ में आएगा? अनुलोम क्षय के अंदर क्या होता है? जैसे धातुओं का सीक्वेंस क्या है? रस के बाद रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये जो धातुओं का सीक्वेंस है, यानी कि रस के बाद रक्त धातु बनती है, रक्त धातु आगे मांस को बनाती है, फिर मेद बनता है, फिर अस्थि बनती है, मज्जा बनता है, शुक्र बनता है। ऐसे धातु का सीक्वेंस है। अब यहाँ पर सबके अंदर हो क्या रहा है? स्रोतस अवरोध हो रहा है। स्रोतस अवरोध हो रहा है तो सबके अंदर क्या हो रहा है? धातुओं का क्षय। लेकिन क्षय के अंदर धातुओं का क्षय दो तरीके से होता है, एक तो होता है अनुलोम क्षय, एक होता है प्रतिलोम।
अनुलोम का मतलब कि पहले रस की कमी हुई, रस के बाद रक्त की कमी हुई, फिर मांस की कमी हुई, फिर मेद की कमी हुई, अस्थि की कमी हुई, मज्जा की कमी हुई, शुक्र की कमी हुई। ये तो हुआ अनुलोम क्षय, यानी कि जैसा सीक्वेंस था उसी के अकॉर्डिंग धातुओं का क्षय हो रहा है, वो होता है अनुलोम। प्रतिलोम के अंदर उल्टा होगा। प्रतिलोम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले होगा शुक्र का क्षय, सबसे पहले होगा शुक्र का क्षय। उस शुक्र के क्षय होने की वजह से क्या होगा, वात का प्रकोप होगा। फिर आगे प्रतिलोम, यानी कि शुक्र के बाद शुक्र के बाद मज्जा का क्षय, फिर अस्थि का क्षय, फिर मेद, मांस, रक्त और रस, इस प्रकार से जो क्षय होगा वो होगा प्रतिलोम। अब दोनों को समझिएगा कि अनुलोम कैसे हो रहा है और प्रतिलोम कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपको अनुलोम प्रतिलोम का मतलब समझ आना चाहिए। अब पहले पढ़ रहे हैं हम अनुलोम क्षय, तो दोनों के अंदर आपको निदान दोनों के थोड़े से अलग अलग है। यानी कि प्रतिलोम क्षय का, पहले हम प्रतिलोम पढ़ते हैं, चलो पहले प्रतिलोम क्षय पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रतिलोम क्षय का केवल एक ही निदान है। प्रतिलोम क्षय का मतलब कि सबसे पहले जो आखिरी धातु है, यानी कि शुक्र धातु, सबसे पहले उसका क्षय होगा। और अनुलोम क्षय के अंदर जो सबसे पहली धातु होती है रस धातु, सबसे पहले उसका क्षय होगा, ठीक है। अब शुक्र का क्षय केवल एक ही तरीके से हो सकता है। अगर डायरेक्ट शुक्र का क्षय हो रहा है तो वो तो ऐसे होगा कि पहले रस की कमी थी तो रस से आगे की धातुएं नहीं बन रही, इसलिए शुक्र की कमी होगी। लेकिन अगर शुक्र धातु अपनी पूर्ण मात्रा में थी, लेकिन एक ही निदान अति व्यवाय, अति व्यवाय यानी कि अति मैथुन कर्म से, अति मैथुन कर्म से क्या होगा, शुक्र अत्यधिक मात्रा में बाहर निकलेगा। शुक्र अधिक मात्रा में बाहर निकल रहा है, अति शब्द लगाना जरूरी है। अति व्यवाय कर रहा है कोई व्यक्ति, अति मैथुन कर रहा है, जिससे क्या होगा, उसके शरीर से शुक्र बहुत ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा। और शुक्र अधिक मात्रा में बाहर निकलेगा यानी कि क्या हो रहा है, अगर अति व्यवाय के कारण शुक्र क्षय हो गया तो ये टर्म मैंने आपको पहले क्लियर की है कि अगर शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का क्षय होता है, जो कोई धातु या कोई और जो पदार्थ है वो अपने स्थान पर उपस्थित था, लेकिन एक टाइम बाद अगर वो अपने स्थान से निकल कर, यानी कि शरीर से बाहर निकल गया, तो उसके स्थान पर क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी। यानी कि शुक्र का क्षय हो गया तो जो शुक्र वह स्रोतस है, शुक्र वह स्रोतस एकदम खाली हो जाएगा। खाली हो जाएगा तो जैसे ही वायु को जो भी जगह खाली मिलती है वो प्रकोपित हो जाती है। तो शरीर के अंदर किसी भी प्रकार का क्षय हो रहा है तो वायु प्रकोपित होगी, ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा। क्योंकि क्षय होगा यानी कि खाली स्पेस होगा, और खाली स्पेस होगा तो वहां पर एयर आ जाएगी, यानी कि वायु आएगी और प्रकोपित हो जाएगी। तो यहाँ पर अति व्यवाय से क्या हुआ, शुक्र का क्षय हुआ, जिससे क्या हुआ, वात प्रधान दोष का प्रकोप हुआ। यानी कि सबसे पहले क्या होगी, वायु कुपित होगी। अब ये वायु कुपित होकर के क्या करती है, प्रतिलोम क्रम से धातु क्षय करती है। अब आप लोगों को डाउट हो सकता है कि प्रतिलोम क्रम से धातु का क्षय कैसे होगा। अब प्रतिलोम क्रम से धातु का क्षय ऐसे होगा कि अगर शुक्र बहुत ज्यादा मात्रा में निकल रहा है तो क्या हुआ, वायु कुपित होकर के कहाँ जाएगी, मज्जा व स्रोतस के पास जाएगी। वो क्या करेगी, मज्जा की कमी करेगी। फिर धीरे धीरे ये ऐसे करके मज्जा के बाद अस्थि के पास जाएगी, ऐसे करके सभी स्रोतों में फैलेगी और उसके बाद क्षय होगा। अब यहाँ पर प्रतिलोम से आपको समझना क्या है, प्रतिलोम से ये समझना है कि सबसे पहले आखिरी धातु का क्षय हुआ था, तो आखिरी धातु के क्षय होने की वजह से मेन कारण क्या रहा, वायु का प्रकोप हुआ। अब अगर वायु प्रकोपित हुई तो वो तो क्या है, सबको डिस्टर्ब करेगी, यानी कि जो धातुएं बन रही थी उनको भी नहीं बनने देगी। चाहे वो पहले रस को जाके डिस्टर्ब करे, चाहे वो अस्थि को जाके डिस्टर्ब करे, आपको इससे मतलब नहीं है। प्रतिलोम से मतलब आपको ऐसे नहीं समझना है कि सबसे पहले मज्जा का ही होगा या अस्थि का ही क्षय होगा। क्षय किसी का भी हो सकता है, लेकिन प्रतिलोम का मेन कारण क्या था कि प्रतिलोम यानी कि आखिरी धातु का क्षय हुआ, जिसकी वजह से वायु को प्रकोपित होना पड़ा। यानी कि वायु प्रकोप में मेन कारण कौन रहा, अनुलोम धातु क्षय कि प्रतिलोम धातु क्षय, यानी कि शुक्र। अगर शुक्र की वजह से वायु प्रकोपित हुई है तो वो क्या हुआ, प्रतिलोम क्रम से धातु का क्षय होगा। ये प्रकोपित वायु सभी प्रकार के स्रोतस जो कि धातुओं का निर्माण कर रहे थे, चाहे वो अस्थि वय स्रोतस हो, चाहे मज्जा वय हो, चाहे किसी भी प्रकार का रस वय रक्त वय, सभी के अंदर ये प्रकोपित हो जाएगी, उन धातु का निर्माण नहीं होने देगी और धातुओं का क्या हो जाएगा, क्षय हो जाएगा। तो प्रतिलोम क्रम से धातु क्षय हुआ, सर्व धातु क्षय हुआ, उसको बोल दिया शोष। ये तो रहा प्रतिलोम क्षय। अनुलोम क्षय में क्या हुआ, निदान, ऐसे निदान
जिसकी वजह से क्या है, रस व स्रोतस की दृष्टि हुई। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है कि आचार्यों ने रस का स्थान कहाँ माना है, हृदय माना है। हृदय से होकर के रस जो होता है पूरी बॉडी में संचरित होता है। तो ऐसे निदान जिससे रस की दृष्टि या फिर हृदय की, अगर मैं बोलूं हृदय की दृष्टि हो रही है अगर किसी भी वजह से, तो रस की भी दृष्टि होगी। यानी कि ईर्ष्या करेगा तो उससे क्या है, हृदय क्या होगा, विकृत होगा। भय ज्यादा डरने से या डराने से, त्रास आदि कर्म, ये ऐसे निदानों का सेवन कर रहा है तो उसके हर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, जिससे क्या होगा, जो उसकी रस धातु है उसकी वो भी कैसी होगी, दूषित होगी। अब रस धातु की दृष्टि होगी तो रस का मल क्या, कफ, कफ प्रकोपित हो जाएगा, कफ का निर्माण अधिक होगा और कफ का रस तो प्रॉपर बन नहीं रहा, रस धातु का तो क्षय हो गया। अब रस नहीं बन रही तो उस आहार से कुछ तो बनेगा, तो क्या बनता है, मल ही मल बनता है। यानी कि रस का मल कफ अधिक मात्रा में बन जाएगा। कफ अधिक मात्रा में बनेगा तो कफ का क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। कफ प्रकोपित होकर क्या करेगा, स्रोतस के अंदर अवरोध करेगा। अब ये स्रोतस का अवरोध हो गया। स्रोतस का अवरोध होने से ये भी मतलब है कि यहाँ पर रस धातु नहीं बनी। अब रस नहीं बना, रस ज्यादातर आहार से रस धातु तो बना नहीं, उसका मल बन गया यानी कि कफ बन गया। अब रस ही प्रॉपर नहीं है तो क्या तो रक्त बनेगा, क्या ही मांस बनेगा। तो रस आदि का मतलब रस से रक्त, रक्त से मांस, ऐसे करके शुक्र धातुओं तक का उचित पोषण नहीं होगा। रसादी धातुओं का उचित पोषण न होना, यानी कि धातुओं की क्या होने लग जाएगी, कमी। लेकिन ये कमी किस तरीके से हो रही है, अनुलोम क्रम से। अनुलोम क्रम से यानी कि सबसे पहले यहाँ पे रस धातु का क्षय हुआ, उसके बाद रक्त, रक्त के बाद मांस, ऐसे करके शुक्र का नंबर आया। तो अनुलोम क्रम से धातु का क्षय हुआ। अल्टीमेटली इसके अंदर होगा क्या, सभी धातुओं का क्षय हो जाएगा और सभी धातुओं का क्षय होने से शरीर के अंदर शोष की स्थिति आएगी और उसी को क्या बोला है, राज यक्ष्मा। ठीक है। फिर है